हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर राज्य के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है हैदर अली मैसूर राज्य की गद्दी पर बैठते हैं और कैसे जो है हैदर अली के द्वारा अंग्रेज़ों को उनकी औकात याद दिलाई जाती है। बंगाल विजय के बाद अंग्रेज़ों के अंदर ईगो आ गया होता है या घमंड आ चुका होता है कि उनको जो है अब कोई परास्त नहीं कर सकता। अब जो है पूरे भारत पर अंग्रेज़ शासन करेंगे और उनकी नज़र पड़ती है मैसूर राज्य पर। यहीं पर शासन कर रहा होता है हैदर अली और ये जो अंग्रेज़ होते हैं इनकी इसी गलतफहमी को जो है हैदर अली दूर कर देता है और अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह से जो है पराजित करता है। उसके बाद हैदर अली का जो उत्तराधिकारी आता है टीपू सुल्तान, जिसके बारे में जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। इनका जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहली में होता है। इनके पिता का नाम तो हर कोई जानता होगा, हैदर अली, और इनकी माता का नाम था फ़ख्र उन निशा, या इनको ही फातिमा बेगम भी कहा जाता था। इनकी मृत्यु 4 मई 1799 में होती है। ये जो है जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो लॉर्ड वेलीजली के साथ श्रीरंगपट्टनम के किले पर जो है इनका युद्ध जो है अंग्रेज़ों के साथ हो रहा होता है। वहाँ पर जो है हैदर अली की टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली इन्होंने ही सबसे पहले जो है मिसाइलों को तैयार किया था, मिसाइलों का डिजाइन तैयार किया था। और जब इन्होंने उनका यूज़ जो है युद्धों में किया था तो सभी देखकर हैरान हो गए थे कि ये कौन सा हथियार जो है मार्केट में आ गया है। उसके बाद जब टीपू की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज इन मिसाइलों को उठाकर जो है लंदन ले जाते हैं। और अब्दुल कलाम साहब के द्वारा भी अपनी एक स्पीच में कहा गया था कि भारत की सबसे पहले जो मिसाइलों को डिज़ाइन किया था तो वो टीपू सुल्तान ने ही किया था। तो इसलिए जो है टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ता हुआ जो है घायल हो जाता है और उसके बाद 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद गद्दी पर जो बैठता है वो बैठता है टीपू सुल्तान। सारा का सारा वार हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान के कद्दों में आ जाता है। जो हैदर अली होता है उसने कोई भी शाही उपाधि धारण नहीं की होती है, बट टीपू सुल्तान जो है पूरी विधि पूर्वक जो है बादशाह की उपाधि जो है धारण करता है। ओके, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो टीपू सुल्तान है उसकी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। और हैदर अली ने कोई भी शाही उपाधि धारण नहीं की थी। जो हैदर अली था वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए जो है पूरी व्यवस्था कर के रखी थी, मतलब अच्छे से अच्छे टीचर उसके लिए जो है प्रोवाइड करवाए थे। और जो टीपू सुल्तान था तो बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था और बहुत ही कैपेबल शासक भी था। टीपू सुल्तान जो है वो अरबी, फारसी, उर्दू तथा और बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञाता था और इसके साथ साथ ही वो तलवारबाजी भी अच्छे से करता था। और मतलब जो धर्म के प्रति जो है ज़्यादा कट्टर भी नहीं था, मतलब कट्टर मुस्लिम नहीं था। उसके द्वारा जो सभी धर्मों को जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी। इससे आप देखोगे कि उनके कार्यकाल में उनके जो दरबार था वहाँ पर जो हिंदू सा लोग भी थे वो बड़े बड़े पदों पर हुआ करते थे। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब वो जो है अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाते हैं तो उनकी वहाँ पर जो है शेर से जो है भिड़ंत हो जाती है और वहाँ पर लड़ाई में शेर मारा जाता है, जिसकी वजह से इनको जो है शेर मैसूर के नाम से भी पुकारा जाता है। सेम ऐसी स्टोरी आपने सुनी होगी शेरशाह सूरी के साथ, ठीक है। उन्होंने भी जो है शेर को मारा था, इसलिए जो उन्हें जो है फिर शेरशाह सूरी कहा गया। तो इसलिए यहाँ पर भी टीपू सुल्तान को शेर के मारने पर जो है शेर मैसूर की उपाधि दी जाती है और उनको शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने जो है अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा हुआ था और अंग्रेज अब जानते थे कि टीपू सुल्तान को अकेले नहीं हराया जा सकता। जो बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी है ना, उनको एकजुट होना पड़ेगा, तभी टीपू सुल्तान को हराया जा सकता है। फिर क्या होता है कि 1790 में 1789 में फ्रांस में एक क्रांति होती है जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, जो 1789 से स्टार्ट होती है और 1799 तक चलती है। इस क्रांति से टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित होते हैं। गाइस, ये वही क्रांति है जिस
क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। आपने अगर हमारे संविधान को पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, वहाँ पर जो समानता और बंधुत्व को शामिल किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो उसको कहाँ से शामिल किया गया था? तो इसी फ्रांसीसी क्रांति से जो है इन शब्दों को लिया गया था। इस फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है जो फ्रांस का राजा होता है वो लुई 16वां होता है, और यहाँ पर जनता जो है वो निरंकुशता के खिलाफ जो है विद्रोह कर रही होती है, और यहाँ से जो है राजतंत्र की समाप्ति के बारे में जो है बात की जा रही होती है। और टीपू जो है इस क्रांति से बहुत ही प्रभावित होते हैं, और इन फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा एक क्लब की स्थापना, मतलब एक संगठन की स्थापना की गई होती है जिसे जैकोबिन क्लब कहा जाता है। और टीपू सुल्तान को भी फ्रांसीसियों के द्वारा इनवाइट किया जाता है कि आप जो है जैकोबिन क्लब के सदस्य बन जाइए। और टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम में जो है एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं और वहाँ उसका खुद सदस्य बन जाते हैं। और टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में ही एक फ्रांसीसी और मैसूर की मित्रता का, या फ्रांसीसी और टीपू की मित्रता का एक वृक्ष लगाया जाता है जिसे स्वतंत्रता का वृक्ष कहते हैं। और इसके बाद टीपू सुल्तान ने खुद को जो है स्वतंत्र नागरिक कहना शुरू कर दिया था, या स्वतंत्र टीपू कहना शुरू कर दिया था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशियों से मदद मांगी थी। जो टीपू सुल्तान थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो विदेशी जो राज्य थे या विदेशी जो देश थे उनको जो है लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया कि वो जो है टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के साथ लड़ने में जो है हेल्प करे। टीपू ने जो देश थे कस्तूनिया, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस, इन सभी देशों के लिए जो है शासकों को एक लेटर लिखता था। और साथ ही साथ जो नेपोलियन था, जो यूरोप पर शासन करता है, उसको भी लेटर लिखा जाता था कि वो जो है ये सभी लोग टीपू सुल्तान की सहायता करें यहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। ठीक है, मतलब जो टीपू सुल्तान था वो बहुत ही फॉरवर्ड टाइप का पर्सन था। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के बारे में कहा था कि टीपू सुल्तान नई रीति से चलने वाली अशांत आत्मा है। मतलब ये भी कहा जाता है कि अगर टीपू सुल्तान जो है वो राजा राम मोहन राय के दौर में हुआ होते तो टीपू सुल्तान जो है वो सबसे पहले आधुनिक जो पर्सन है वो माने जाते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान जो थे वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप की सोच थी उनकी। सोचिए उन्होंने उसी दौर में, ठीक है, जिस दौर में सभी जो है अभी बंदूकें भी जो है अच्छी डेवलप नहीं हुई थी, वैसी टाइम में जो उन्होंने मिसाइल डेवलप कर दी थी। ठीक है, उसी टाइम में जो है वो निरपेक्षता पर जो है बात करते थे। तो टीपू सुल्तान जो है बहुत ही फॉरवर्ड टाइप की सोच रखते थे। ठीक है, माना जाता है कि जब वो अगर वो राजा राम मोहन राय के दौर में होते तो उनसे भी ज़्यादा जो है वो कैपेबल और बहुत ही प्रभावशाली पर्सन बनकर उभरते। टीपू ने अपने नाम के जो है सिक्के चलाए थे मैसूर राज्य में, और उस पर जो है उन्होंने हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी आकृतियाँ अंकित करवाई थी। तो यहाँ से पता चल जाता है कि टीपू सुल्तान देखो मुस्लिम होते हुए भी उनके द्वारा उनके जो सिक्के चलाए गए थे उन पर जो है वो हिंदू देवी देवताओं की जो है वो आकृतियाँ अंकित की गई थी। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जिसका जो काल था वो 1790 से 1792 तक था। यहाँ पर होता क्या है कि जो कंपनी थी, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने 1788 में फिर से जो है जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके साथ संधि कर ली थी, और उनको जो है टीपू के खिलाफ युद्ध करने के लिए जो है तैयार करने के लिए पत्र लिखा था। इसको टीपू जो है वो संधि के उल्लंघन के रूप में लेता है कि जो अंग्रेज़ों के साथ टीपू सुल्तान की संधि हुई थी वो जो है इसका उल्लंघन है। तो फिर क्या कहता है कि टीपू सुल्तान जो है गुस्से में आकर 1789 में त्रावणकोर पर जो है हमला कर देता है। फिर त्रावणकोर पर हमले के रूप में, मतलब जो त्रावणकोर पर जो हमला होता है उसके बाद जो है जो अंग्रेज होते हैं वो त्रावणकोर का जो राजा होता है वो अंग्रेज़ों का मित्र होता है, और टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने मराठाओं और निजामों के साथ संधि कर ली। मतलब अब जो थे वो मराठा और निजाम थे अब अंग्रेज़ों के साथ थे, और अब एक तरफ टीपू सुल्तान था, और फिर भी अंग्रेज़ों को लगता था कि हम जो है टीपू से ऐसे नहीं जीत सकते। फिर क्या किया जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा अपने जो कुशल शासक थे, उनके कुछ कुशल अधिकारी थे, उनको एक साथ कर लिया जाता है, जैसे कि मिडो हो गया, स्टुअर्ट हो गया, मैक्सवेल हो गया, हंटर हो गया। ठीक है, ये जो थे अंग्रेज़ों के बहुत ही कुशल शासक थे उस टाइम में, सुकुशल सेनापति थे। इन सबको जो है टीपू के साथ लड़ाई करने के लिए जो है इकट्ठा किया जाता है। टीपू ने क्या किया कि बहुत ही बहादुरी से इन सब का जो है युद्ध में उनका सामना किया था, लेकिन टीपू जो है इनके आगे ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाए, और टीपू को जो है इन लोगों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए जो है बाध्य किया था। फिर
फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें टीपू सुल्तान को अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा और साथ ही साथ मराठा और निजामों को देना पड़ा। और जो अंग्रेज़ों को इस युद्ध में हानि हुई होती है उसके बदले में टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपए जो है युद्ध हर जाने के रूप में देने पड़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा मैसूर राज्य पर यह जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो टीपू सुल्तान है उसने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर एक गुप्त समझौता किया होता है अंग्रेज़ों को के विरुद्ध में। तो उसमें जो है फ्रांसीसी क्रांति भी चली हुई होती है और अंग्रेज़ जो है बहुत डरे होते हैं कि कहीं यह भारतीय जो है फ्रांसीसियों के साथ मिलकर जो है हमारे खिलाफ ही विद्रोह खड़ा ना कर दे। इसलिए जो है अब जो था मैसूर राज्य पर जो है आक्रमण करना इनके लिए ज़रूरी हो गया था। और यहाँ पर टीपू बहुत मजबूत थे, वो अंग्रेज़ों की नाकों में उन्होंने दम करके रखा था। अंग्रेज़ जो है टीपू सुल्तान को हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि सबसे अपनी पूरी पावर को जो है एक जगह इकट्ठा किया और फिर जाकर जो है टीपू सुल्तान पर जो है आक्रमण किया। पर फिर भी जो टीपू सुल्तान लगातार इनके साथ युद्ध करता रहा। लेकिन सोच सकते हो कि अंग्रेज़ जो थे उनको पूरी उनके पास टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था उनके पास जो है पैसे दबा के थे क्योंकि बंगाल उनके अधीन में था, मद्रास हो गया और हमारी बम्बई प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। ये सभी जो है इकट्ठा हो जाते हैं और तब जाकर जो है टीपू सुल्तान पर जो है हावी होते हैं। अदरवाइज सोचिए देखिए कि उसमें जो है बंगाल में बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज जीत गए थे। प्लासी का ये तो चलो एक धोखे से ही जीता गया था, लेकिन सोच सकते हैं कि जो मुगल सेनापति थे, मुगल सेना थी, ठीक है, अवध की सेना थी, ठीक है, साथ ही मीर कासिम की सेना थी। तो इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, लेकिन वहाँ पर टीपू सुल्तान जो है वो अकेले खड़ा था। तो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, बहुत ही कैपेबल शासक था। उस टाइम का जो है मैं कहूँगा तो सबसे मजबूत और सबसे जो शक्तिशाली या सबसे टक्कर वाला जो था अंग्रेज़ों के लिए वो टीपू सुल्तान ही था। 1792 में जो भारत का गवर्नर जनरल होता है, आपको पता है कि 1773 में पिट्स इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, ठीक है, सॉरी रेगुलेटिंग बोल रहा हूँ पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका था 1773 में। उसके तहत जो भारत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1792-93 में जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत का गवर्नर जनरल होता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही 1793 में एक व्यवस्था स्टार्ट की जाती है, वो थी जमींदारी व्यवस्था, जिसमें जो है टैक्स को इकट्ठा करने का पूरा कार्यभार जो है वो जमींदारों को सौंप दिया गया था कि जमींदार जो है वो जो किसानों से टैक्स इकट्ठा करेंगे और अंग्रेज़ों को सौंप देंगे। अगर जमींदारी पर मुझे लगता है एक अलग से वीडियो लाना पड़ेगा, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था होगी, मालवाड़ी व्यवस्था होगी, महालवाड़ी व्यवस्था होगी और रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ये 1799 में होता है। 1798 में बेलेसली या आप उसे बेलेजली जो कुछ भी कहिए, ठीक है, ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर आता है, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली बहुत ही साम्राज्यवादी होता है, मतलब इसने ठाना होता है कि मैं अपने शासनकाल में जितना हो सके उतना अंग्रेजी साम्राज्य को फैलाऊंगा। और इसके लिए जो है इसने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसे कहा जाता है सायक संधि। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि सायक संधि जो है वो किसके द्वारा लाई गई थी। और ज़्यादातर जो है लोग लॉर्ड डलहौजी को टिक करते हैं, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो लेफ्ट्स की नीति लाई गई थी। और इसके जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसके द्वारा जो है वो सायक संधि लाई गई थी। ओके, अब आप कहोगे कि सायक संधि क्या है। एक्चुअली में सायक संधि क्या थी कि इसके तहत यह प्रस्ताव लिखा जाता था और जो कोई भी राज्य था जहाँ के लिए जो इसे रिलीज़ किया जाता था, तो इसमें क्या होता था कि जो राज्य होगा उसकी सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अंग्रेज़ों की होगी, ठीक है। उसके पास वो अपनी सेना नहीं रख सकता, वहाँ पर अंग्रेजी सेना ही होगी, ठीक है। और सारे जो युद्ध से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे वो अंग्रेज़ लेंगे, या बाहरी देशों के साथ जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो अब अंग्रेज़ों के द्वारा लिए जाएंगे। और उन अंग्रेज़ों के द्वारा एक अधिकारी जो होता था वो उनकी राज्यसभा में, उनकी राज्यसभा में जो बिठाया जाता था। और ये कहा जाता था कि इन सब का जो खर्च होगा, जो भी सैनिक उस जिस राज्य में होंगे उनका सारा का सारा खर्च वो राज्य वहन करेगा। तो यही जो है सायक संधि थी। और इसी सायक संधि के द्वारा जो बहुत सारे राज्यों को जो है अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया था, मतलब अपने अधीन कर लिया था। फिर 1799 में 1799 में जो है लॉर्ड वेलेस्ली सायक संधि को जो है टीपू सुल्तान को भेजता है, ठीक है। टीपू सुल्तान के समक्ष जो है सायक संधि रखी जाती है और टीपू सुल्तान जो है कहता है कि जो है शेर जो है कभी पाला नहीं जा सकता।
और टीपू सुल्तान जो है साइक संधि को जो है रिजेक्ट कर देता है, इसको मना कर देता है मानने से। फिर जो है 1799 में चतुर्थांगल में सूर्योदय होता है। लॉर्ड वेलिजली अपनी नेतृत्व में अपनी सेना लेकर जो है श्रीरंगपट्टनम के किले में चले जाते हैं। आपको पता है कि इस टाइम में जो है बहुत सारा हिस्सा मैसूर का जो था वो अंग्रेज़ों मराठों निजामों को दे दिया गया था। और अब जो है श्रीरंगपट्टनम के किले में चतुर्थांगल में सूर्योदय होता है और किले को चारों ओर से अंग्रेज़ों के द्वारा घेर लिया जाता है। और यहाँ पर फिर से जो है जो मराठा निजाम होते हैं वो अंग्रेज़ों के फेवर में खड़े होते हैं और यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है पूरी बहादुरी से जो है लड़ता है और श्रीरंगपट्टनम किले के द्वार पर जो है लड़ता हुआ मारा जाता है 1799 में। इसके बाद क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान की जो फैमिली होती है उसे बेल्लूर भेज दिया जाता है पेंशन पर और मैसूर की गद्दी पर फिर से बाडियार डायनेस्टी का शासक बिठाया जाता है। वो केवल 2 साल का होता है, 2 साल का शासक होता है। उसे अंग्रेज अपने संरक्षण में मैसूर की गद्दी पर बिठाते हैं और यहीं से जो है मैसूर पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है। और यहाँ पर जो है अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि अब जो है पूरा भारत जो है अब अंग्रेज़ों का होगा। अब पूरा का पूरा भारत जो है अब अंग्रेज़ों के अंडर में होगा। अंग्रेज पूरे भारत पर शासन करते हैं और ऐसा ही होता है। इसके बाद लगातार जो है अंग्रेज होते हैं मराठाओं को अपने राज्य में मिला लेते हैं, अवध को अपने राज्य में मिला लेते हैं, पंजाब को अपने राज्य में मिला लेते हैं और पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता था। मतलब लास्ट जो मेन टक्कर देने वाला जो शासक था वो टीपू सुल्तान था। ऐसा नहीं था कि मराठा भी जो थे वो भी लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। हैदराबाद के निजाम भी लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, लेकिन जो निजाम थे वो अंग्रेज़ों के साथ कभी कभी मिल जाते थे। तो इसकी वजह से जो है कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर अगर मराठा और हैदराबाद के निजाम अगर टीपू सुल्तान या हैदर अली के साथ कंटिन्यू साथ में रहते हैं तो अंग्रेज़ जो है कभी इनको नहीं हरा पाते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।